Okay. So, very good afternoon to everyone. Today is live class 10, and in this video, I am going to discuss one of the most important topic of database management system. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे आज हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक क्विक रिवीजन पेजेस प्रोवाइड करूंगी जहां से आपको क्या करना है इसी तरीके से आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी लर्नर्स अभी देख रहे हैं। अदरवाइज आई विल प्रोवाइड नाउ। कल की क्लास में हमने देखा था व्हाट इज ट्रांजैक्शन। तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन? अ सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशंस इज नोन एज ट्रांजैक्शंस। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि कई सारे ऑपरेशंस जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में परफॉर्म करते हो एंड द ऑपरेशन कैन बी व्हाट? रीड, राइट, कमिट एंड रोल बैक। ये पूरा जो मैंने ये स्लाइड को बनाया है, दिस स्लाइड्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपके गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस, और उन्होंने वहां पे कमिट एंड रोल बैक लिखा था। बट बहुत सारे ऐसे लर्नर्स है जिन्होंने कमिट और रोल बैक को सिलेक्ट नहीं किया था। तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना है। कमिट एंड रोल बैक इज अगेन द टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रीड ऑपरेशन क्या होगा? रीड ऑपरेशन कैन बी रिटन एज रीड एंड ए इज व्हाट? ए इज द डेटा आइटम, कि आपका कोई एक ऑपरेशन है दैट इज डिनोटेड बाय ए। अगर आप इसको रीड ए लिख सकते हो या फिर ए लिख सकते हो। इट मीन्स कि वी आर रीडिंग द वैल्यू फ्रॉम अ डेटाबेस एंड स्टोर इट बफर इन अ मेमोरी। आप बफर से वैल्यू को स्टोर कर रहे हो, वहां से आप रीड कर रहे हो। जैसे मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रही हूँ, अगर मैं इसको जब तक सेव नहीं करूंगी फाइल को, तो ये क्या होगा? बफर में टेम्पोररी स्टोर होता रहेगा। सिमिलरली सेम टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आई एम राइटिंग समथिंग, तो दिस इज अगेन वन ऑफ द राइट ऑपरेशन। तो इसमें भी आपका बफर में स्टोर होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि whenever सपोज आई एम राइटिंग एनीथिंग इन दिस पीपीटी, तो क्या ये यहाँ पे परमानेंट स्टोर हो रहा है या फिर टेम्पोररी स्टोर हो रहा है? बताओ मुझे। इट विल ऑलवेज स्टोर एज अ टेम्पोररी। ठीक है, बफर का मीनिंग ही होता है इट इज एन टेम्पोररी स्टोरेज एरिया। इसके बाद आपका होता है कमिट। व्हाट इज कमिट? आफ्टर ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, the changes made by a transaction are made permanent. Whenever you are storing values in a database, जब आपको कोई सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर होता है, इट मीन्स कि आपने उसको प्रॉपर कमिट किया। माय वॉइस इज क्लियर ना? आपको पीपीटी वगैरह वॉइस वगैरह सब क्लियर है या नहीं? अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे रोक कर वहां पे पूछ लेना, अदरवाइज यू कैन टाइप अ कमेंट। ठीक है, ओके। Yes. वन सेकेंड। तो यहाँ पे commit is again one of the transaction and again rollback. Rollback का क्या मीनिंग है कि suppose if you are executing any transaction and if you are not able to execute the whole operation successfully, then the changes made by transaction are undone. Let us suppose, अगर कल मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था कि जब आप अमेजन से कोई ऑर्डर प्लेस करते हो एंड अगर वो ट्रांजेक्शन आपका फेल हुआ, लेट अस सपोज अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन चला गया एंड आप पेमेंट पेज पे जाके वो ट्रांजेक्शन अगर आपका फेल हो रहा है, तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन आपका रोल बैक होता है। ठीक है, तो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको कॉम्बिनेशन दे देंगे कि वेदर रीड राइट होता है, रीड राइट एग्जीक्यूट होता है। तो हमें आदत होती है रीड राइट एग्जीक्यूट पे टिक लगाने की, बट रीड राइट एग्जीक्यूट इज द ऑपरेशन जो हम लिनक्स सिस्टम में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपका डेटाबेस में दीज आर द फोर ट्रांजेक्शंस, कमिट, रोल बैक, रीड एंड राइट। ये एक ट्रांजेक्शन का इस तरीके से गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया, और इस तरीके से आपको अपना चार्ट प्रिपेयर करना है सो दैट कि आप एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छे से रिवाइज कर सको। उसके बाद प्रीवियस क्लास में वी हैव डिस्कस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन। तो उसके आपको शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर नोट्स इस तरीके से बनाने हैं। Four was acid property, correct? Atomicity, consistency, isolation, and durable. Atomicity means either all or nothing rule. या तो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंसिस्टेंसी मतलब कि जैसा डेटा आपने पहले स्टोर किया था, अगर आपने कुछ अपडेट, कुछ डिलीट किया है, उसके बाद भी आपका सेम डेटा स्टोर होना चाहिए डेटाबेस में बिफोर और आफ्टर। लेट अस सपोज अगर आपने यहाँ पे स्टोर किया डेटाबेस में 500 वैल्यूज, ठीक है,
आपने यहाँ पे कुछ 500 वैल्यू को स्टोर किया है, एंड इफ यू आर डूइंग ट्रांजेक्शन इन लेटर, सपोज आप किसी दूसरे ट्रांजेक्शन में टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो इसका इफेक्ट इस पे नहीं होना चाहिए। आइसोलेशन, नो इंटरफेरेंस, हमने पढ़ा है कि ट्रांजेक्शन में आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो इसका इफेक्ट इस पे नहीं होना चाहिए, इसका इफेक्ट इस पे नहीं होना चाहिए। ऑल आर द ट्रांजेक्शन एंड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन अपना इंडिविजुअल काम करेगा, ठीक है। एंड ड्यूरेबिलिटी मीन्स कि वट एवर डेटा यू आर स्टोरिंग, आज की डेट में जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो वो डेटाबेस से परमानेंट स्टोर होना चाहिए, सो दैट एट द टाइम ऑफ फेलियर, अगर कुछ प्रॉब्लम से आपका सिस्टम फेलियर हो रहा है तो आप उसको इजिली रिकवर कर सको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछे गए हैं, एंड आइदर आपको प्रॉपर्टीज गिवन होगा और ये पूछेगा कि आपका वो एटॉमिसिटी है, कंसिस्टेंसी है या क्या है, तो आपको ये इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी हमने अभी ऊपर देखा, उसके दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं, अबॉर्ट एंड कमिट, ठीक है। अबॉर्ट एंड कमिट में सेम चीजें यहाँ की तरीके से होगा। अबॉर्ट मीन्स आइदर आपका ट्रांजेक्शन अबॉर्ट होगा, मतलब जो भी आपने चेंजेस किया है वो वहां पे विजिबल नहीं होगा। कमिट का मतलब है कि जो भी आपने डेटाबेस में स्टोर किया है ट्रांजेक्शन, वो इजिली डेटाबेस में स्टोर हो रहा है और उसकी चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपके ट्रांजेक्शन्स हो गए। जो एसिड प्रॉपर्टी है, एसिड प्रॉपर्टी के ये दो ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है। इसके बाद यहाँ पे हमने कंसिस्टेंसी को पढ़ा, ठीक है। कंसिस्टेंसी को कई बार आपके एग्जामिनेशन में इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा है, दैट इज कंसिस्टेंसी रिफर्स टू द करेक्टनेस ऑफ डेटा एंड इंटीग्रिटी कंस्टेंट मस्ट बी मेंटेन। तो कंसिस्टेंसी को दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आइदर आप इसको करेक्टनेस से मैच करोगे, आइदर आप इसको इंटीग्रिटी कांस्टेंट से समझोगे कि इट मींस कंसिस्टेंसी। इंटीग्रिटी मींस लेट अस सपोज अगर आपने कोई भी कांस्टेंट, हमने जो प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, इंटीग्रिटी मींस कि हर एक वैल्यू जो भी आपका एक रो और टेबल में वैल्यूज स्टोर करते हैं वो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा आपको समझ में आया किस तरीके से आपको नोट्स मेकिंग करना है अपना, और इस तरीके से आपको हर वीकेंड में इसको रिवाइज करना है, सो दैट कि आप इसको अच्छे से स्टडी कर सको। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ओके, नाउ हमने कल की क्लास में पढ़ा था व्हाट इज शेड्यूल, ठीक है। तो शेड्यूल क्या होगा? इट इज अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस फ्रॉम वन और मोर ट्रांजेक्शन। इट मींस कि आपका एक ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन में आप रीड भी कर रहे हो, राइट भी कर रहे हो। सपोज हमने एक डेटा आइटम ए पे रीड किया, हमने उसको राइट कर दिया। इसके बाद इसी ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया, दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, रीड भी। इसको हमने राइट नहीं किया, हमने तीसरा ट्रांजेक्शन शुरू कर दिया, पहले तीसरे वाले को राइट किया, इसके बाद हमने बी वाले ट्रांजेक्शन को राइट किया। सीक्वेंस कैन बी एनीथिंग, आप चाहो जितने नंबर ऑफ डेटा आइटम पे रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो व्हाट इज दिस? दिस आर नोन एज शेड्यूल। दिस आर द सीरीज ऑफ ऑपरेशंस जो आइदर एक ट्रांजेक्शन में हो सकता है या एट अ टाइम आपके दूसरे ट्रांजेक्शन में भी आप मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। तो दिस आर नोन एज शेड्यूल। एंड बेसिकली हमें शेड्यूल पे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ट्रांजेक्शन का 2020 में आपने देखा होगा क्वेश्चन, इस पे थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, ठीक है। 2019 में भी पूछा गया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। शेड्यूल में दो शेड्यूल हमने कल पढ़ा था, वन इज सीरियल शेड्यूल एंड अनदर इज पैरेलल शेड्यूल, दैट इज कंकरेंट शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सीरियल शेड्यूल क्या होगा? व्हेन अ ट्रांजेक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट बिफोर स्टार्टिंग अनदर ट्रांजेक्शन, इट इज नोन एज सीरियल शेड्यूल। मतलब इस तरीके से T1 स्टार्ट हुआ, T1 पूरा कमिट हुआ, उसके बाद हमने T2 स्टार्ट किया, उसके बाद हमने T3 स्टार्ट किया। आफ्टर द कंप्लीटली एग्जीक्यूशन ऑफ प्रीवियस ट्रांजेक्शन, देन ओनली आप नया ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करोगे। इट मींस सीरियली एग्जीक्यूशन होगा आपका। तो हमने कल ये समझा था, इसके कुछ सेवरल प्रॉपर्टीज होंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? बिकॉज कि ये सीरियल में एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा, बट इसका थ्रूपुट क्या होगा? लेस होगा। एंड यहाँ पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी लेस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेटिंग आवर आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। आप बहुत देर तक सिस्टम में वेट कर रहे हो अपना टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए? एक्चुअल में आपका कंकरेंट शेड्यूल ऑपरेशन होना चाहिए। कंकरेंट मीन्स आप एट अ टाइम मल्टीपल ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करिए, बट इसका दोनों में एक दूसरे का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि आपका क्या होगा, थ्रूपुट इंक्रीज होना चाहिए
और सिस्टम का यूटिलाइजेशन इंक्रीज होना चाहिए। तो इस तरीके के शेड्यूल को हम क्या बोलेंगे, कंकरेंट शेड्यूल। दैट इज व्हेन ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन आर इंटरलीव्ड। इंटरलीव्ड का मतलब आप एक कर रहे हो, एक अभी आधा ही एग्जीक्यूट किया है, तब तक दूसरा शुरू हो गया, फिर दूसरा भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक आपका तीसरा शुरू हो गया। तो दिस इज नोन एज कंकरेंट शेड्यूल। और आप इसको पैरेलल शेड्यूल की तरीके से भी समझ सकते हो, बोथ आर सेम। नाउ आज का टॉपिक है, तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया दैट वाज बेसिकली वन लाइनर नोट्स, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर क्लास के बाद आपको अपना नोट्स बनाना है, बिकॉज आपको एग्जाम के एक महीने से आपका रिवीजन शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो नोट्स अभी से आपको बनाना है। नाउ इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू कवर वेरियस टाइप ऑफ शेड्यूल्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस डायग्राम को आपको याद करना है। शेड्यूल आपके दो तरीके के होते हैं, दैट इज सीरियल एंड नॉन सीरियल। इसको आप क्या बोल सकते हो, यू कैन से एज अ पैरेलल शेड्यूल, और आप इसको कंकरेंट शेड्यूल भी बोल सकते हो। देन नॉन, अब देखो यहाँ पे सीरियल शेड्यूल के बाद हमने कुछ भी नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि अगर आपका शेड्यूल सीरियल है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। यहाँ पे बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम आपकी अराइज नहीं होगी, इसलिए हमारे सब्जेक्ट में हमें इसको नहीं पढ़ना होता है। हमें बेसिकली फोकस करना है दिस टॉपिक पे एंड इसके सब टाइप्स पे, एंड इसके बाद किस तरीके से आप उसको रिकवर करोगे। ठीक है, आई गेस मैं पेन टैब भी आज मेरा सही से नहीं चल रहा है। नॉन सीरियल शेड्यूल, यहाँ पे सीरियल। अब हमें ये बात समझनी है, इस डायग्राम को समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी। सी, हमें क्या चाहिए, आपका जो सीरियल में एग्जीक्यूशन होता है इस तरीके से, और आपका कंकरेंट में एग्जीक्यूशन होता है इस तरीके से। ठीक है, तो एक्चुअली फॉर हाई थ्रूपुट एंड हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन आपको इस तरीके का ही एग्जीक्यूशन करना है। बट बिकॉज कि आप इसमें क्या होगा कि आप इस तरीके से जैसे ही ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करोगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। इनकंसिस्टेंसी का मीनिंग ये होगा यहाँ पे कि आपका एक का इफेक्ट दूसरे पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन है, वहां पे कोई भी रोक टोक नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। तो हमें क्या करना है, कंकरेंट में दैट इज नॉन सीरियल शेड्यूल को इस तरीके से वर्किंग कराना है कि वो सीरियल की तरीके से बिहेव करने लगे। तो एट ए टाइम आपको इसका भी फीचर्स मिलेगा एंड साथ में इसका अपना फीचर्स तो आपको मिलेगा ही। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे पढ़ते हैं सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेबल का ये मीनिंग है, यू आर एग्जीक्यूटिंग पैरेलल शेड्यूल, एंड इस पैरेलल शेड्यूल में आपको सीरियल शेड्यूल का भी एडवांटेज चाहिए। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं सीरियलाइजेबिलिटी, जिसमें आपका एक होता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, एक होता है व्यू सीरियलाइजेबल। इसके कई बार आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड व्यू सीरियलाइजेबल में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस दोनों को आज के सेशन में हम कवर करेंगे ना। अब यहाँ पे बात आती है सीरियल शेड्यूल। शेड्यूल इन विच द ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड नॉन इंटरलिव्ड। नॉन इंटरलिव्ड का क्या मीनिंग है, दैट इज अ शेड्यूल इज वन in which no transaction starts until a running transaction has ended and are called serial schedule। मतलब कि एक ट्रांजेक्शन आपका स्टार्ट हुआ, वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद आपका T2 ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा, ये प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद T3 ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा, एंड दिस फैशन इज नोन एज नॉन इंटरलीव्ड। इस वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझे, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सारे सब्जेक्ट्स में आपके ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, डीबीएमएस। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पे जब आप पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, या फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग जब आप पढ़ते हो, तो ये सेम कॉन्सेप्ट से यूज होता है वहां पे। इसके बाद बेसिकली हमें फोकस करना है नॉन सीरियल शेड्यूल पे। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ टाइप ऑफ शेड्यूलिंग where the operations of multiple transactions are interleaved. This might lead to rise of concurrency problem। अब बिकॉज कि यहाँ पे कई सारे ट्रांजेक्शन आपस में पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे, तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे एक प्रॉब्लम occur हो, एंड दैट प्रॉब्लम इज नोन एज कंकरेंसी। कंकरेंसी का मतलब कि अगर कोई ट्रांजेक्शन किसी डेटा आइटम ए पे रीड कर रहा है, एंड उसने सपोज ए में हमने वैल्यू 500 स्टोर किया, ओके, उसके बाद T2 है, वो सेम डेटा आइटम ए पे रीड कर रहा है, तो ये क्या रीड करेगा, अभी ये भी रीड करेगा 500। बट यहाँ पे मान के चलो कि ये ट्रांजेक्शन को यहाँ पे इसने राइट कर दिया 500, तो राइट कर दिया, और यहाँ पे क्या किया आपने, उसी समय पे आपने फिर से एक रीड किया डेटा आइटम, राइट किया, और यहाँ पे आपने लेटर सपोज दूसरा डेटा आइटम रीड किया 100।
और यहाँ पे 100 प्लस 500 कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि आप जब सपोज यहाँ पे आप कमिट कर दोगे, यहाँ पे कमिट कर दोगे, तो बिकॉज की पैरेलल ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 600 मिलना चाहिए। बट यहाँ पे इसने कमिट नहीं किया है, ये सेम वैल्यू को राइट कर रहा है और आपने यहाँ कमिट कर दिया, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या मिलेगा, अभी 600 मिलेगा, है ना। बट यहाँ पे डेटा स्टोर हो, तो इसने कमिट ही नहीं किया, सेव ही नहीं किया, तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इसके पास कौन सी प्रीवियस वैल्यू होल्ड है, 500। बट बिकॉज की T2 ट्रांजेक्शन ने यहाँ पे पहले कमिट कर दिया, इस डेटाबेस में क्या स्टोर हो गया, 600। तो अब आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो भी डीबीएमएस में आप वैल्यू रिट्रीव कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज, यहाँ पे कंकरेंसी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आप नहीं समझ पाओगे कि वेदर यू वांट 500 और 600 वैल्यू। अगर ये 600 वैल्यू अपडेट हुआ तो किस ट्रांजेक्शन की वजह से अपडेट हुआ, दीज आर नोन एज कंकरेंसी प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को ही रिड्यूस करने के लिए हम सीरियलाइजेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, दैट इज सीरियलाइजेबल एंड नॉन सीरियलाइजेबल। कुछ भी डाउट होगा तो यहाँ पे मुझे रोक के पूछ लीजिएगा। अभी तक कोई डाउट है? इसका थ्योरी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर? क्लियर हो रहा है? यस? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. सो व्हाट इज सीरियलाइजेबिलिटी, यहाँ से हम समझ लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगर आपने 2020 का क्वेश्चन देखा होगा, 2020 का क्वेश्चन देखा होगा, उसमें उन्होंने ट्रांजेक्शन से पूछा है, तो इस बार बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपका कंकरेंसी वगैरह से वो थ्योरी क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा, तो एटलीस्ट आपके टू क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आएगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। तो व्हाट इज द नीड ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी एंड हम क्यों इसको पढ़ेंगे, इस चीज को आज हम अभी चेक कर लेते हैं। वन सेकेंड। ओके, सीरियलाइजेबिलिटी किस लिए करते हैं? अब आपको अगर कई सारे ऑप्शंस दे देंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा what is serializability and how to find whether a schedule is serializable or not. So in a database, to maintain consistency, that is on और before, आपका after और before transaction क्या होना चाहिए, database में same store होना चाहिए. So this is why we maintain serializability in our database to maintain the consistency. क्यों? क्योंकि consistency is one of the acid property of transaction. Hence we need to maintain the consistency. Now a serial schedule does not need the serializability. अभी हमने क्या पढ़ा, serial schedule में कोई problem होता ही नहीं है, इसलिए उसमें आपको serializability का जरूरत नहीं है, because it follows a transaction only when the transaction is completed. ठीक है? तो कई बार आपको ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, क्या सीरियल शेड्यूल में सीरियलाइजेबिलिटी की जरूरत है, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो बिकॉज हमने हमेशा कहीं ना कहीं से पढ़ा है कि हमें सीरियलाइजेबिलिटी मेंटेन करना है, तो हम उसका आंसर लगा देंगे यस ट्रू। बट इसको बहुत ध्यान से समझिए, ये हमें कब चाहिए, हमेशा पैरेलल के केस में चाहिए। क्यों? क्योंकि पैरेलल के केस में आपका कंकरेंसी का प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि कई सारे एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं ट्रांजेक्शन, इसलिए कंकरेंसी की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम पैरेलल को कन्वर्ट करते हैं सीरियल में, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सीरियलाइजेबिलिटी। तो यहाँ पे हेंस जो नॉन सीरियल शेड्यूल है, आपका नॉन सीरियल शेड्यूल is said to be serializable schedule only when it is equivalent to serial schedule. तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका पैरेलल शेड्यूल गिवन होगा उसको सीरियल शेड्यूल में आपको कन्वर्ट करना है फॉर n number of transactions. Since concurrency is allowed in this case, thus multiple transactions can execute concurrently. And serializability हमें क्यों अचीव करना है? Because it helps in improving both resource utilization and CPU throughput. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, each and every words are very 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 important. इसके बाद serializable में हम नेक्स्ट देखेंगे what is conflict serializable and what is view serializable. क्यों? क्योंकि इसके थ्योरी के क्वेश्चन बहुत बनते हैं और conflict serializable आपको यहाँ पे फाइंड करना पूछता है। ठीक है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसका हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। A schedule is called
conflict serializable if it can be transformed into a serial schedule by swapping नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन। अब यहाँ पे बात आती है नॉन कॉन्फ्लिक्टिव ऑपरेशंस क्या है। टू ऑपरेशंस आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्टिंग इफ ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाई। इफ ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाई का मतलब है कि दिस इज गेट वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें उन्होंने पूछा था मस्ट, एट मोस्ट, एटलीस्ट करके आपको वो क्वेश्चन पूछ देगा और यहाँ पे ये तीन ऑप्शन गिवन होगा और कॉम्बिनेशन में आपको पूछेगा ए बी सी, बी कॉमा सी, ए कॉमा सी और लेटर सपोज हमने दे दिया क्या कॉम्बिनेशन बना ले ए कॉमा बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है इफ ऑल द कंडीशन आर मेट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था दे बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन। तो सिलाइजेबिलिटी हम कब अचीव करेंगे जब आपका दो ट्रांजेक्शन है दैट इज 1 सेकेंड, हाँ ये T1 है ये T2 है। ठीक है, तो डिफरेंट ट्रांजेक्शन जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे सिर्फ एक डेटा आइटम बेटा आर है, इसने रीड कर लिया उसी ए को। ठीक है, तो आर में जो भी वैल्यू है लेटर सपोज यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो ये क्या है डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, यस है, एंड साथ में ये किस पे ऑपरेट कर रहा है पॉइंट नंबर 2 ऑन द सेम डेटा आइटम एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम इज राइट ऑपरेशन। इसने रीड किया, इसने सेम वैल्यू को राइट कर लिया, अगेन इसने फिर से इसको राइट कर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसने यहाँ पे इसको कमिट नहीं किया और ये यहाँ पे क्या कर देगा सपोज हमने यहाँ पे कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद यहाँ पे डेटाबेस में क्या स्टोर हो गई 10 वैल्यू स्टोर हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे लेटर सपोज यहाँ पे फेलियर हो गया, मतलब कमिट होने से पहले यहाँ पे फेलियर हो गया। ठीक है, फेलियर हो गया तो ये क्या करेगा यहाँ से रोल बैक करेगा, रोल बैक करेगा तो अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये आ जाएगी यहाँ पे बिकॉज ही कमिट है, कमिट करके लेटर सपोज हमने 10 को 10 प्लस 50 कर दिया तो यहाँ पे आपका क्या स्टोर हो गया 60। डेटाबेस में ए की वैल्यू क्या स्टोर हो गई 60, बट इसने तो कमिट नहीं किया, यहाँ पे आपका पावर फेलियर हो गया तो ये क्या एक्सपेक्ट करेगा ये अभी भी ए की वैल्यू एक्सपेक्ट करेगा 10। क्यों, क्योंकि ये जो प्रीवियस वैल्यू स्टोर थी ये कहाँ गई, वो अभी भी बफर में है। तो अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे 10 स्टोर होगा या 60 स्टोर होगा, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। हेंस दिस ऑल द थ्री कंडीशन मस्ट बी मेट फॉर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल चेक। तो इसमें कई बार आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इस तीनों को बहुत ध्यान से समझना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा A, B and C. All the three conditions must be satisfied for conflict serializable. यहाँ तक क्लियर हुआ? I guess Shivani has not attended the class and today class was very important. Might be she will see the recording. इसके बाद देखो व्यू serializable में आज तक theoretical question ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसके 2 to 3 conditions होते हैं, वो 2 to 3 conditions आपको समझना है, then only you can came to know कि आपका व्यू serializable है या नहीं है। और इसको समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ही important है, क्यों, क्योंकि जो व्यू serializable होता है वो a conflict serializable is view serializable but if the serializability has blind write। ब्लाइंड राइट का ये मतलब है कि आपने किसी भी ट्रांजेक्शन में कमिट नहीं किया, सिंपली उस वैल्यूज को क्या कर रहे हो रीड करते जा रहे हो। ठीक है, तो दिस ये होता है ब्लाइंड राइट। ब्लाइंड राइट वगैरह हम और अच्छे से कवर करेंगे बिकॉज पहले हमें ये कॉन्फ्लिक्ट वाला कवर करना है, उसके बाद हम ब्लाइंड राइट वगैरह कवर करेंगे। तो ये इसका एक डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी अच्छे से आपको बताऊंगी। सो टुडे सेशन में हमने एक प्रीवियस जो कल पढ़ा था उसको हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये बताऊंगी, इसका न्यूमेरिकल बताऊंगी, डेट इज अभी मैंने आज इंक्लूड नहीं किया है न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डेट इज कई सारे ट्रांजेक्शन गिवन होंगे, उसमें रीड ऑपरेशन होगा और अगर आपको साइकिल बनती है, साइकिल, ठीक है, अगर आपको साइकिल बनती है इट मीन्स दैट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो इसमें हमें क्या चेक करना होता है डेडलॉक का कंडीशन चेक करना होगा। ठीक है, डेडलॉक आपको ऑलरेडी पता होता है कि डेडलॉक में हम क्या चेक करते हैं कि अगर कोई T1 ट्रांजेक्शन है कोई T2 ट्रांजेक्शन है, अगर ये इसके लिए वेट कर रहा है किसी रिसोर्स के लिए एंड अगेन ये इसके रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है तो यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन होगा
जो आपस में कभी फुलफिल नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, सर्कुलर वेट। तो कहीं पे भी अगर सर्कुलर वेट होता है, दैट सिचुएशन इज नोन एज डेडलॉक। तो डेडलॉक जैसा सिचुएशन ना हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। क्यों? क्योंकि डेडलॉक की प्रॉपर्टी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सेम होगी एंड डीबीएमएस में भी सेम होगा। तो ये सिचुएशन आपको अवॉइड करना है अपने सिस्टम से, अपने सिस्टम के डेटाबेस से। तो हेंस आप उसको किस तरीके से करोगे, आप ट्रांजेक्शन्स की मदद से सॉल्व करते हो। ठीक है, कि जो भी डेडलॉक का सिचुएशन है उस ट्रांजेक्शन में हम कुछ चेंजेस करेंगे सो दैट कि ये डेडलॉक का केस वहां पे अराइज नहीं हो। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि आपका ये वेदर डेडलॉक है या नहीं है, या ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। तो ये कल के वीडियो में मैं इंक्लूड कर दूंगी। ये समझने के बाद ही आप रिव्यू सीरियलाइजेबल को अच्छे से समझ पाओगे। तो ना ये क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, ये गेट 2015 का क्वेश्चन है। तो सी व्हाट आई एम टेलिंग यू कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कॉन्सेप्ट ना अगर कोई एजुकेटर पढ़ा रहा है तो इट डिपेंड्स कि उन्होंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है। तो हर एक टॉपिक का अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब आप देखो ये क्वेश्चन कितना इजी है एंड ये रिसेंट 2015 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर यू देयर? मैम हाँ, आइसोलेशन। क्या होगा, आइसोलेशन। नो, यू आर रॉन्ग। बहुत ध्यान से समझो, ये दो बैंक का ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ये दो बैंक का ट्रांजेक्शन है, अकाउंट एक्स एंड वाई। ये कल ही बताया है मैंने। आप रीड कर रहे हो एक्स को, लेटर सपोज एक्स में वैल्यू है 100, एक्स में क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 50। आप यहाँ पे इसको राइट कर रहे हो। फिर यहाँ पे वाई है, वाई दोनों अलग अलग डेटा आइटम है ना, तो वाई की वैल्यू कुछ भी ले लो, लेटर सपोज हमने 200 ले ली, तो यहाँ पे 250 हो गया। आप यहाँ पे राइट कर रहे हो 250। यस मैम। तो यहाँ पे ये पूछा गया है, द कंस्ट्रेंट दैट द सम ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड वाई शुड रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे आई गेस एक लाइन मिसिंग है, या सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन में ये आपको पूछा गया है कि आप जब सम करोगे एक्स और वाई की, एक्स प्लस वाई करोगे, तो ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेंट किस में होगा, कल ही आपको क्लास में बताया था, सी से आपको याद करना है, कंसिस्टेंसी दैट इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा केस नहीं बताया गया है कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन आइदर एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर कैंसिल हो रहा है, ऐसा तो कोई क्वेश्चन में नहीं लिखा है। आइसोलेशन का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, द कंस्टेंट दैट द सम ऑफ द अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई शुड रिमेन कांस्टेंट। तो रिमेन कांस्टेंट, शुड रिमेन कांस्टेंट का क्या मीनिंग है कि लेट अस सपोज अगर एक्स और वाई की वैल्यू पहले 100 थी, तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन हुआ नया, उसके बाद फिर से x प्लस वाई की वैल्यू 100 ही होना चाहिए। जब आप यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन करोगे, लेटर सपोज अगर हमने यहाँ पे 500 किया, तो जो न्यू वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 600 आनी चाहिए ना। 600 का क्या मीनिंग है कि आपका प्रीवियस वैल्यू होल्ड हो रहा है और प्लस इसमें आपका नया वैल्यू होल्ड हो रहा है, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए ये कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेलियर की बात नहीं की गई है, रिकवरी की बात नहीं की गई है, यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन की बात नहीं की गई है। हेंस इसका आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी। तो इस तरीके से आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देके प्रॉपर्टीज पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आइदर आपको ऑड वन आउट करना रहेगा। ठीक है, मैं वो प्रॉपर्टीज दे देंगे और उसमें से सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा प्रॉपर्टी सुटेबल है या नहीं है। तो आज के लेसन में हम इतना ही कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हमें पढ़ना है, ठीक है, वो पूरा कल का एक सेशन जाएगा, उसमें मैं सीएस और वीएस ये दोनों कवर कर लूंगी। तो आपको अगर आज के सेशन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। So in this session basically we have covered the basics of transaction with our one liner notes। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए एंड इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, बिकॉज इन द अपकमिंग डेज वी आर गोइंग टू कवर सो मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना।
तो आपको सारे नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप उसको रीड करिए, उसी दिन को कवर करने की कोशिश करिए। एंड क्लासेस कब होती है, पीडीएफ कैसे लेना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। दैट यू कैन सर्च कंबाइंड सीएस डिस्कशन ग्रुप। उस टेलीग्राम चैनल पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं, मेरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड सारे नोटिफिकेशन के लिए आप फेसबुक को भी ज्वाइन करें। बट अगर मैं लास्ट में यही बोलूंगी कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज जो भी अपडेट्स होते हैं हम चैनल पे अपलोड करते हैं। एंड इस बेल आइकन को जरूर आप प्रेस करें, बिकॉज जो भी नोटिफिकेशन अगर आप इसको प्रेस नहीं करेंगे तो आपको कभी ये नहीं मालूम पड़ेगा कि विच वीडियोस वी आर गोइंग टू अपलोड। एंड डेली बेसिस पे 3 to 4 वीडियोस वी आर अपलोडिंग ऑन द चैनल। एक पेपर 1 का होता है, एक पेपर 2 का होता है। एंड रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ जॉब नोटिफिकेशन। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यू आर स्टडिंग फॉर एनी जॉब, तो उसको भी आप जरूर देखिए। एंड अगर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई जरूर करें। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। वॉट एवर इज योर रिव्यू, वॉट एवर इज योर फीडबैक, आप वो लिखना कमेंट सेक्शन में ना भूलें। थैंक यू सो मच।